नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 8 एमपी अकोमोडेशन एक्ट देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि जो मानक भाड़े में कतिपय दशाओं में विधिपूर्ण वृद्धि तथा अन्य प्रभारों की वसूली, मतलब जो मानक भाड़ा है उसमें भी वृद्धि की जा सकती है, पर किन दशाओं में उसमें वृद्धि की जा सकती है और जो अन्य प्रभार है उनको कब वसूला जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉज है वो बताता है, जहाँ किसी भूस्वामी ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, यदि कोई भूस्वामी है मतलब लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, जब ये अधिनियम प्रारंभ नहीं हुआ था 1961 का एमपी अकोमोडेशन एक्ट, तो इसके प्रारंभ होने के पहले अभिदारी की सहमति से या अभिदारी की सहमति के बिना क्या किया है। देखो, पहली बात है, इस अधिनियम के पूर्व अभिदारी की सहमति से या उसकी सहमति के बिना इस अधिनियम के या ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि यदि इस अधिनियम के पहले होता है तो अभिदारी की सहमति हो या ना हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात यदि ये अधिनियम प्रारंभ हो गया है तो उसके पश्चात अभिदारी या भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन से। पहली बात यह है, फिर से देखते हैं कि दो बात बताई गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, मतलब जब ये अधिनियम प्रारंभ नहीं हुआ था उसके पूर्व, मतलब उसके पूर्व यदि किराएदार की सहमति थी या नहीं थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पश्चात है, मतलब 1961 के बाद क्या हुआ है कि जो अभिदारी है मतलब किराएदार है या भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी क्या करता है, लिखित अनुमोदन करता है। लिखित में क्या देता है, किसी भी समय लिखित में कोई व्यय, उस स्थान में कोई सुधार, वृद्धि या संरचना संबंधी परिवर्तन करने के लिए किया हो। मतलब जो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी है या अभिदारी ने क्या किया है कि मकान मालिक से कहा है लिखित में कि किसी सुधार वगैरह को करा दीजिए जो मकान में जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, जो कि कैसा सुधार हो, किसी भी समय कोई व्यय, उस स्थान में कोई सुधार, भूमि वृद्धि या संरचना संबंधी परिवर्तन करने के लिए किया हो। मतलब जो वो स्थान दिया गया है रेंट पे, उस स्थान के सुधार के लिए, वृद्धि या संरचना करने संबंधी परिवर्तन के लिए किया गया हो, जो कि ऐसे स्थान के लिए आवश्यक या प्रायिक सजावट या अभिदारी वार्षिक मरम्मत पर किया गया व्यय न हो। मतलब जो ऐसा व्यय हो, जो व्यय किया गया है मकान मालिक द्वारा, वो व्यय ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अनावश्यक व्यय नहीं होना चाहिए। मतलब तो फिर क्या होगा, पहली बात तो ये है कि यदि ये अधिनियम प्रारंभ नहीं हुआ था उसके पहले, फिर से देखते हैं, अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व अभिदारी की सहमति हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात, मतलब बाद में 1961 जब प्रारंभ हो गया था उसके बाद क्या होता है कि आरसीए मतलब रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो होता है, क्या बोलते हैं, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जो होता है, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी या फिर क्या किराएदार कहता है मकान मालिक से कि आप इसमें कोई ऐसी वृद्धि करा दीजिए। ऐसी वृद्धि करने को कहता है जो उस मकान के लिए आवश्यक थी, अनावश्यक नहीं थी, मतलब सजावट वगैरह के लिए नहीं थी, और मकान मालिक ऐसे लिखित अनुमोदन के लिए कोई ऐसा कार्य कर जाता है, अनुमोदन के कहने पर, मतलब लिखित उसे मिलता है, तो फिर उसमें वो व्यय करता है मकान मालिक, और जो मानक भाड़े में नहीं जोड़ा गया था, मकान मालिक द्वारा उस संरचना को, उस निर्माण को और अच्छा करने के लिए, उसकी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर उसमें कुछ खर्च किया गया है जो आवश्यक था, जो जरूरी था उस मकान में, तो उसके द्वारा ऐसा कोई खर्च किया गया है जिसे मानक भाड़े में हिसाब में नहीं लिया गया है। ठीक है, जो मकान मालिक ने व्यय किया था आरसीए या अभिदारी के कहने पर, उसको क्या किया है, हिसाब में नहीं लिया गया है, तो क्या करेगा, तो भूमि स्वामी प्रतिवर्ष मानक भाड़े में, जो मानक भाड़ा डिसाइड होता है वो 12 मास की अवधि के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए होता है कम से कम, तो क्या है कि जो प्रतिवर्ष है, जो मानक भाड़ा है उस वर्ष के मानक भाड़े में 10% से अधिक नहीं होगी। जो भी व्यय किया गया है तो मकान मालिक उसे कितना वसूल सकता है, तो मकान मालिक उसे इतना वसूल सकता है, जो मानक भाड़ा है, मानक भाड़े में 10% वृद्धि कर सकता है, तो मकान मालिक उसे वसूल सकता है जो उसने व्यय किया था। फिर से देखते हैं कि यदि आरसीए कहता है या फिर अभिदारी कहता है कि आप इस आवश्यक कोई मरम्मत वगैरह इस मकान में करा दीजिए, और मकान मालिक करा देता है, तो मकान मालिक के करा देने के बाद उसमें वह कितना प्राप्त कर सकता है, तो मानक भाड़ा जो डिसाइड किया जाता है, मानक भाड़े में 10% वृद्धि के साथ वह उस व्यय को वसूल सकता है जो मकान मालिक ने किया था। अब जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है
कि जहाँ की कोई भूमि किसी स्थान के संबंध में कोई ऐसा प्रभार है जो उस स्थान में उपयुक्त विद्युत जल के लिए हो, उस क्षेत्र में अधिकारता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्घाटित किया गया हो, कोई ऐसा अन्य प्रभार जो मामूली तौर से अभिधारी द्वारा दे चुकाया गया हो, अभिधारी द्वारा दे हो चुकाना है, वहाँ उस स्थान का इस प्रकार चुकाई गई रकम अभिधारी के वसूल कर सकेगा। इसमें ये बात कही गई है कि जो अन्य प्रभार है उसे कैसा वसूल सकता है कि यदि कोई पानी का बिल है, बिजली का बिल है, कोई और भी किसी प्रकार का बिल है जिसे किसे देना था, किराएदार को पे करना था, ठीक है, उसको किराएदार नहीं देता है, मकान मालिक उसका पैसा चुका देता है। जिस व्यय को किराएदार को देना था किसी अथॉरिटी को, तो क्या करता है कि किराएदार नहीं देता है और मकान मालिक उसका चुका देता है। तो यदि मकान मालिक चुकाता है तो वो प्रभार को वसूल सकता है। पहले में बताया गया है कि मानक भाड़े में 10% वृद्धि करके वो किए गए व्यय को जो आवश्यक है उसको वसूल सकता है अभिधारी से। और दूसरे में बताया गया है यदि अभिधारी को जो पैसा देना था पानी वाले का, रेंट का, मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी थी, ऐसा कार्य था जिसमें क्या है कि किराएदार को ही पैसा देने थे, बिजली, पानी, किसी भी ऐसा प्रकार का कोई कार्य था जिसमें लाइबल कौन था, किराएदार था, तो उसका पैसा यदि मकान मालिक दे देता है तो मकान मालिक उसको अन्य प्रभार को वसूल सकता है। अब इसका जो परंतु है वो परंतु ये बात करता है कि परंतु इस बंदों की कोई बात किसी अभिधारी की यथापूर्वोक्त किसी कर रकम या समय उस पर संदेह करने संबंधी उस दायित्व पर जो कि करार चाहे वह अभिव्यक्त हो या विवक्षित के अधीन हो प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें यह भी बात की गई है कि यदि इन दोनों में, किराएदार में और क्या है, मकान मालिक में, ऐसे प्रभार वगैरह के लिए कोई अभिव्यक्त, कोई मतलब दूसरी बात कही गई है, कोई अलग से करार किया गया है, तो उसके ऊपर ये प्रभाव नहीं डालेगी। अगर करार नहीं है उन दोनों में तो ऐसा होगा जैसे इसमें बताया गया है, परंतु यदि इनमें करार हो जाता है तो फिर उस करार के हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।